इस वीडियो में हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा था। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, तभी आगे बढ़िए। फ्रेंड्स देखिए, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या है कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जो होती है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं और डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाती है, और फिर जब इसमें लिगेंड्स मेटल के साथ बॉन्ड करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण जो ऑर्बिटल्स हैं वो 2 सेट्स में टूट जाते हैं। इसमें ईजी ऑर्बिटल की जो है एनर्जी हाई होती है और T2g की कम होती है। इस ईजी में कौन कौन होते हैं? dx² - y² और dz² होता है। तो ये जो है एक्सिस के ऑन द एक्सिस होते हैं, इसलिए इनमें रिपल्सन अधिक होता है और ये हाई एनर्जी लेवल में हो जाते हैं, इस तरह से ऊपर चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, उसको अच्छे से देख लीजिए। अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग डेल्टा ओ और पेयरिंग एनर्जी के बारे में बात करेंगे। जैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग डेल्टा ओ से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पेयरिंग एनर्जी होती है, अगर ये पेयरिंग एनर्जी अधिक है डेल्टा ओ की वैल्यू से, मतलब डेल्टा ओ दो कंडीशन हो सकती है ना, कि डेल्टा ओ लेसर देन पेयरिंग एनर्जी या फिर डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो अगर पेयरिंग एनर्जी हाई है तो कैसा होगा? वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। और पेयरिंग एनर्जी अगर लो है तो वीक फील्ड होगा। तो बस यहाँ से आप इसको क्लियर रखिए कि अगर पेयरिंग एनर्जी कम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से, जिसको डेल्टा ओ से रिप्रेजेंटेड करते हैं, तो अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो वो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है, और पेयरिंग एनर्जी अधिक है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है। अब वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड होने में क्या मतलब क्या है इसका, कि वीक फील्ड में क्या होता है, जैसे आपने इसको देखा था कि जो डी ऑर्बिटल था ऐसे स्प्लिट किया था, इस तरह से स्प्लिट किया था ना, यहाँ पे देखिए इस तरह से स्प्लिट किया है, ऊपर ईजी और नीचे T2g। तो वही चीज़ है यहाँ पे, देखिए ऐसे ये स्प्लिट करेगा, ये ऊपर 2 ठो ईजी और ये नीचे T2g। सो ये T2g हो गया और ये हो गया ईजी। अब अगर मान लीजिए कि कहीं 4 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है और 4 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है और उसमें जो है मतलब D4 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ रहा है, और जो डेल्टा ओ है वो लेसर देन पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है, मतलब डेल्टा ओ लेसर देन पेयरिंग एनर्जी है, मतलब डेल्टा ओ की एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो ये पेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पेयर नहीं कर पाएगा, मतलब पेयरिंग एनर्जी अधिक है तो पेयर करेगा और पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयर नहीं करेगा। तो ये पेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि डेल्टा ओ लेसर है, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी इसका डेल्टा ओ कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो जब डेल्टा ओ कम रहता है तो ये पेयर नहीं कर पाता है। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2nd इलेक्ट्रॉन, 3rd इलेक्ट्रॉन। तो ये 4th इलेक्ट्रॉन जो है अब इस बार पेयर नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ईजी लेवल में चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। तो ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है, हालांकि ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा दोनों कंडीशंस में, लेकिन अब इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट में n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। और अगर यहीं पे यह कंडीशन होती कि डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, जैसे दूसरा वाला केस देखिए आप, डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, सो इस केस में क्या होगा कि ये जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो पेयर कर देगा। जैसे ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, ये 2nd इलेक्ट्रॉन आया, ये 3rd आया, सो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके पेयरिंग कर देगा, और जब पेयरिंग कर देगा तो अनपेयर्ड कितने बचे, 2 बचे। इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। सो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें ईजी पे कन्फिग्रेशन कितना आया, ईजी पे 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं और T2g पर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कभी कभी ऐसे कॉन्फ़िगरेशन भी पूछते हैं, बता देते हैं कि डेल्टा ओ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी या डेल्टा ओ लेसर देन पेयरिंग एनर्जी क्या है, और उस केस में पूछते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा।
तो आपको ऐसे T2G और Eg लिख लेना है और फिर यहाँ से ध्यान देना है कि पेयरिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है मतलब डेल्टा O कम है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा। डेल्टा O अगर ज़्यादा है डेल्टा O अगर ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा, और डेल्टा O अगर लेसर है पेयरिंग एनर्जी से तो वीक फील्ड बनेगा। जैसे आप यहाँ देखिए डेल्टा O इज लेसर देन पेयरिंग एनर्जी तो वीक फील्ड बनेगा। तो अगर डेल्टा O लेसर बताए हैं तो कन्फिग्रेशन क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मान लें तो यहाँ पे 3 और 1 मतलब T2G 3 और Eg 1 बनेगा। लेकिन यही दूसरा केस होता तो उस केस में क्या हो जाता, तब उस केस में ये हो जाता कि उस केस में कन्फिग्रेशन क्या बनता है आपका, तब कन्फिग्रेशन ये बनता कि ऊपर यहाँ पे जो Eg है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता, मतलब Eg 0 और T2G पर कुल 4 इलेक्ट्रॉन, तो T2G 4 और Eg 0, यहाँ पे Eg 0 भी आपको लिखना चाहिए। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो यही डेल्टा O और पेयरिंग एनर्जी का रिलेशन है, इसको आप समझ लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लिटिंग होती है वो इन्वर्स होती है ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, इन्वर्टेड होती है ऑक्टाहेड्रल के, मतलब उसकी उल्टा होती है, बट सेम होता है ऑक्टाहेड्रल से। जैसे कि आपने पिछला वाला ध्यान दिया होगा कि पिछले वाले में यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वाले में 2 ऊपर और 3 नीचे ऑर्बिटल्स थे, ये T2G थे और ऊपर वाले में Eg थे। लेकिन जब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये चीज़ें इन्वर्ट हो जाती हैं, मीन्स T2G ऊपर हो जाता है इस बार और Eg नीचे हो जाता है। टेट्राहेड्रल का यही चेंज है थोड़ा सा कि इसमें जो है ऊपर चला जाता है T2G और Eg नीचे होता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यह G टर्म जो है यहाँ पे नहीं लगाया गया है। देखिए T2 लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है, G नहीं लगाया गया है। तो G टर्म जो है ग्रुप थ्योरी के हिसाब से जो G टर्म है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए यूज होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए, जैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है। तो ये मेटल हो गया और यहाँ पर ये देखिए 4 लिगेंड है, तो ये सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मतलब इसको आप ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे काट सकते हैं। लेकिन अच्छा अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने होते हैं, जैसे कि मेटल है तो मेटल के साथ कितने लिगेंड लगे होंगे, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड लगे होते हैं ऐसे। तो यहाँ पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री बनती है, तो यहाँ पर भी G हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, टेट्राहेड्रल में क्या कंडीशन होती है वो भी देख लीजिए। टेट्राहेड्रल में ऐसे होता है ना, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। तो टेट्राहेड्रल में जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, तो जहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी वहाँ पे G टर्म नहीं लगाते हैं। अब देखिए G लिखा हुआ है ना, तो ये G टर्म नहीं लगाते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये T2 केवल यूज होगा और ये केवल E केवल यूज होगा, ना कि G। और ये जो वैल्यू है 2/5 और ये 3/5 ये भी इन्वर्ट हो गए हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि टेट्राहेड्रल में जो है रिपल्सन Eg जो ये T2G लेवल हैं जो ऑन द एक्सिस वाले हैं इन पे अधिक होता है रिपल्सन, इसलिए ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और इसको बुक की भी थोड़ी स्टडी करिए। और हम लोग अगले चैप्टर में अगले वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर और उनके डी ट्रांजिशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हैं और फिर एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।